वेलकम टू कॉमन माइंड। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना 2019 का सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 120 तक। और अभी तक हम लोगों ने कम से कम 38 पेपर्स कर लिए हैं, है ना, 37 38 के आसपास। तो ये हमारा अभी जो पेपर होने जा रहा है, ये हमारा इस पूरी सीरीज़ का जो है लास्ट पेपर होगा। आने वाले क्वेश्चन पेपर्स हम करेंगे ही, है ना। तो हमारे सारे जितने भी पीवाईक्यू से 2014 से लेकर 2019 तक, अब इस वीडियो के बाद सारे के सारे जितने भी मैथमेटिक्स के पीवाईक्यूज थे एनडीए के, वो सारे के सारे अब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमने पास्ट 10 ईयर्स का 2014 से लेकर 2023 तक के जितने भी है सारे के सारे अपलोड अब कर दिए हैं। तो सारे आपके पास अवेलेबल है, अच्छे से उसका यूटिलाइज़ करिए। और जो भी है, जो भी डाउट है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, उसको रेक्टिफाई हम करेंगे, है ना। उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे और कॉमन डाउट्स का एक क्लब करके उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है और उसकी अच्छे से करिए प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना हमसे पूछा व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू पूछा तो हमको मिनिमा चाहिए, है ना, मिनिमा तो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। व्हाट हम इसका क्या करते हैं, अगर मैंने इसको सपोज मैंने मान लो कि इसको एफ एक्स लिया, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एफ एक्स को मैंने लिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये लिया। यहाँ से आप एफ डैश एक्स निकालो, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर -2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब क्या करना है, इसको जीरो से मुझे जो है इसको, अच्छा एक मिनट, इसको फिर से रखते हैं। देखो देखिएगा, एफ डैश एक्स को मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ, वो गलती हो गई थी उसमें। -2 ए स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स का होल क्यूब, ये हो जाएगा, इंटू माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस इंटू साइन एक्स, ये होगा। फिर यहाँ पे आपके पास आएगा -2 अपॉन -2 बी स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का होल क्यूब इंटू कॉस एक्स। इसको जीरो से इक्वेट कर दो, है ना, इस पूरे को जो है आप जीरो से इक्वेट कर दो। तो जैसे आप यहाँ जीरो से इक्वेट करोगे, आप पाओगे कि ये लिखा हुआ है 2a स्क्वायर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल क्यूब, ये होगा। साइन एक्स को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर साइन एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर कॉस एक्स की पावर 4। यहाँ से 2 से 2 गया, 2 से 2 गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करो, cos x को यहाँ ले आओ तो आपका बन जाएगा tan x की पावर 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होगा। यानी कि जो मेरा tan x का होल स्क्वायर है, जो मेरा tan x का होल स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, b अपॉन ए। ठीक है, दैट विल बी b अपॉन ए। अब यही जो tan x की वैल्यू है ना, यही मुझे यहाँ पे पुट करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे पहले यहाँ tan x बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप ना ये दोनों साइड, मतलब आप क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है ना, क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाहर आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाहर आएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा, बना। तो आपका टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख देना है आपको, बी बाई ए। और यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स है उसमें क्या रखोगे, उसमें क्या रखोगे, तो अब अगर टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बी बाई ए दी तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ना, इसको बना ही लेते हैं। अगर टेन एक्स की जो वैल्यू है टेन स्क्वायर एक्स की, वो बी वैसे तो रूट बी अपॉन रूट ए होगा, है ना, टेन एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। यहाँ से साइन एक्स कितना आएगा, साइन एक्स कितना आएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा, बी अपॉन ए प्लस बी आएगा, हाँ ना, ये बी अपॉन ए प्लस बी आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन बी, ये तो पहले से था, और यहाँ से अगर आप बी कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, ए प्लस बी, ये बचेगा। बी से बी गया तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप क्या किया, एफ डैश एक्स, इसको मैंने एफ एक्स माना, फिर इसको डिफरेंशिएट करके वहाँ से टेन मतलब एक्स के टर्म्स में कोई वैल्यू निकाली, तो वो एक्स ना आके टेन एक्स आ गया, तो ठीक है वो आ गया। अब इसी टेन एक्स की वैल्यू को मुझे इसमें पुट कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई दो वैल्यूज तो आ नहीं रही जिसके लिए हमको मिनिमम मैक्सिमम चेक करना पड़े, तो जाहिर सी बात है मिनिमम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो दिस, तो कैसे इसको निकालेंगे। अगर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो, यानी कि अगर ए बी सी जो हमारा है वो हमारा ए पी में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी, ये लिखा जा सकता है, टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। और एक कंडीशन और है क्या कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री, है ना। ये तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब a प्लस सी की वैल्यू 2b दी हुई, तो 2b प्लस बी कितना हो जाएगा, 3b की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ से b की कितनी वैल्यू आ रही है, 60 डिग्री। एंगल b की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 डिग्री, हाँ ना। तो अगर वही आप साइन रूल लगाओ, कौन सा रूल, यूज ऑफ साइन रूल। यूज ऑफ साइन रूल क्या होता है, b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो इसको आप ऐसे लिख दो, b अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी। b अपॉन सी ऑलरेडी हमको यहाँ पे दे रखा है कितना, √3:√2, है ना, √3:√2। तो b अपॉन सी कितना हो जाएगा, √3/√2 इज इक्वल टू साइन बी हमको मतलब b का वैल्यू दे रखा है, यानी कि साइन 60 अपॉन साइन सी हमको निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, √3/√2 इज इक्वल टू साइन 60 होता है √3/2 इंटू 1 अपॉन साइन सी। √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपके पास जो साइन सी आएगा वो आएगा 1 अपॉन √2। तो एंगल सी कितना आ गया मेरे पास, 45 डिग्री, है ना। एंगल सी यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। एंगल बी मेरे पास हो चुका है, एंगल सी मेरे पास हो चुका है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 प्लस 45, है ना। अरे भाई 180, जब तीसरा एंगल निकालेंगे तो 180 से माइनस कर देंगे दोनों का, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 105, तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। आंसर इज मेरा आंसर कितना है, 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अगर tan a माइनस tan b की वैल्यू x दी हुई है, cot b माइनस cot a की वैल्यू y दी हुई है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखिए अब देखिए cot a माइनस b का फॉर्मूला हम अधिकतर लोगों में से बहुतों को नहीं पता होता है। हम tan a माइनस b या tan a प्लस b के फॉर्मूले से आते हैं, तो उसको ऐसे आप लिख दो, यानी कि हमको अगर हमको इसकी वैल्यू चाहिए, कहने का मतलब है कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए, सीधी बात है ना, कहने का मतलब है कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b अपॉन tan a माइनस tan b, ये होता है फॉर्मूला इसका, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे tan a माइनस tan b की तो वैल्यू दी हुई है, यानी कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है मुझे दी हुई है x, कितनी है x। लेकिन मुझे ये tan a प्लस tan b की वैल्यू, मतलब tan a इंटू tan b की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मुझे ये दे रखा है। अब मुझे ये दे रखा है, इसका मतलब कि मुझे दे रखा है 1 अपॉन tan a माइनस 1 अपॉन tan b माइनस 1 अपॉन tan a, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है y, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन tan a इंटू tan b, ये वैल्यू दे रखी है, y दे रखी है। tan a माइनस tan b ऑलरेडी हमको यहाँ पे x दे रखा है, तो x अपॉन y मतलब क्या हो जाएगा, वो tan a इंटू tan b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी है, कौन कौन सी, एक तो tan a इंटू tan b, है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, और एक tan a प्लस tan b, वो हो जाएगी हमारी x, है ना। tan a माइनस tan b, इसकी वैल्यू x दे रखी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये आपका हो जाएगा x अपॉन y अपॉन x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस x अपॉन एक्स वाई, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। व्हाट इज साइन अल्फा प्लस बीटा, कुछ नहीं करना है, ये साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा के इस एक्सप्रेशन को ओपन कर देना है बस। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला होता है। फिर ये लिखिए -2 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये होता है
तो देखिए यहाँ से क्या क्या टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों एडअप होकर क्या बन जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे भी माइनस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सारा का सारा टर्म कैंसिल आउट हो गया, सीधे सीधे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है। इफ 2 tan a इज इक्वल टू 3, देखिए तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी को होता है। यहाँ से tan a की वैल्यू निकाल दो, tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। फिर यहाँ से आप tan b की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1/3। इसका फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। tan a कितना लिखा हुआ है 1/2, tan b कितना है 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3, कितना हो जाएगा ये 1/6 अपॉन 1 प्लस 1/6, यानी कि 1/6 डिवाइडेड बाई 7/6, कैंसिल आउट होकर मेरा आंसर कितना आ रहा है 1/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज cos 80 डिग्री प्लस cos 40 माइनस cos 20। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला, या cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला अगर किसी ने पढ़ा होगा है ना, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, ये 4 फॉर्मूला होते हैं। तो उनमें से जो थर्ड वाला फॉर्मूला है cos c प्लस cos d, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d/2, यानी कि c प्लस d 120/2 कितना हो जाएगा 60। तो 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। अब cos c माइनस d/2 कितना हो जाएगा 80 माइनस 40/2 कितना हो जाएगा 20, माइनस ये वाला cos 20, ये हो जाएगा cos 60 कितना होता है 1/2, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा cos 20 है ना, cos 60 होता है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा सिर्फ cos 20, और यहाँ cos 20, आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल सी ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे, ठीक है, ये ABC, ये मेरे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। देन व्हाट इज tan a प्लस tan b इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में अगर ध्यान से देखो तो सारे ऑप्शन में मेरे पास वो जो है ना साइड्स का जो नेमिंग दिया हुआ है, यानी कि AC का साइड क्या होता है B, मतलब एंगल B के ऑपोजिट B होता है, एंगल C के ऑपोजिट C होता है, एंगल A के ऑपोजिट A होता है। अब हमको ABC है ना, स्मॉल ABC के टर्म्स में निकालना है, तो tan A का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan A यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास A/B है ना, tan A की बात करें तो tan A मेरे पास कितना हो जाएगा स्मॉल A/B। फिर tan B की यदि बात करें तो वो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से देखोगे तो कितना होगा B/A। ठीक है, हमसे क्या पूछा है tan a प्लस tan b की वैल्यू निकाल दो, तो tan a प्लस tan b कितना हो जाएगा, सिंपल निकाल दो, कितना हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन a इंटू बी, हो गया खत्म। अब ऑप्शन में तो ऐसा कहीं दे नहीं रखा है, लेकिन हमको पता है कि भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सी a² प्लस b² इज इक्वल टू c²। तो यहाँ पे a² प्लस b² की जगह रख दो c² और c² अपॉन a, भी आंसर आ जाएगा आपका, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज cot a/2 माइनस tan a/2, बहुत ही सिंपल सवाल है, इन सबको cos और sin में बदल दीजिए। cot a/2 को मैं लिख सकता हूँ cos a/2 अपॉन sin a/2, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ sin a/2 अपॉन cos a/2। cos a सबका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 अपॉन ये आपका हो जाएगा sin a/2 इंटू cos a/2 हो जाएगा। cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2 का फॉर्मूला क्या होता है cos a अपॉन, अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो या ऊपर तो ये 2 वाला 2 रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या बन गया आपका 2 sin a/2 इंटू cos a/2, यानी कि sin a का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा ये 2 cos a अपॉन sin a, यानी कि 2 इंटू cot a, फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू cot a। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन वैसे ही करना है। अब देखो cot a को मैं लिख सकता हूँ cos a अपॉन sin a, और cos a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin a, एलसीएम लो, दोनों तरफ ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 1 प्लस cos a अपॉन sin a हो जाएगा। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 को उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 2 cos स्क्वायर a/2 है ना, एकदम रिवर्स फॉर्मूला, एकदम रिवर्स पे जा रहे हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। साइन को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 2 sin a/2 cos a/2, 2 sin a/2 इंटू cos a/2 है ना, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos a/2 से एक cos a/2 गया, तो मेरे पास क्या बचा cos a/2 अपॉन sin a/2, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है cot a/2। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। यार अभी क्वेश्चन कोई आसान ही है ना, बस इसमें थोड़ा सा इसने क्वेश्चन को अच्छे से घुमाया है, देखिएगा कैसे घुमाया है। अब क्या करो ना, हमको दिया tan 25 प्लस tan 15, tan 25 इंटू tan 15 प्लस tan 15 इंटू tan 50 प्लस tan 25 इंटू tan 50, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब देखिए, अब मतलब यहाँ पे ये है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो क्या करो आप यहाँ से ना tan 15 कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म से tan 15 कॉमन ले लो, तो मेरे पास क्या बचेगा, tan 25 प्लस यहाँ पे आ जाएगा tan 50 प्लस tan 25 इंटू tan 50, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब इसको देख के आपको कुछ समझ में आना चाहिए कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। मैं एक फॉर्मूला सभी को पता है ना, एक फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक पेन से, tan 25 प्लस 50 यानी कि सीधे सीधे कह रहा है कि tan 75। अब tan 75 को मैं अगर इस फॉर्मूले को तोड़ के लिखें तो क्या हो जाएगा, tan 25 प्लस tan 50 अपॉन 1 माइनस tan 25 इंटू tan 50, ठीक है ना। अब देखिए tan 25 प्लस tan 50 जो है, जो इस वाले ऑरेंज ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ऑरेंज वाले ये शेप में सर्कल में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan 15 इंटू tan 75 ये वाला इंटू, है ना, tan 25 प्लस tan 50 को ये जो यहाँ लिखा उसको मैं क्या, इसको इधर भेज दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, tan 75 इंटू 1 माइनस tan 15 या फिर tan 25 इंटू tan 50 ये बनेगा, प्लस यहाँ बाहर भी वही आ रहा है tan 25 इंटू tan 50। अब अगर ध्यान से देखो तो मैं tan 75 को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 15 यानी कि cot 15, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cot 15 इंटू tan 15। अब tan 15 इंटू cot 15 क्या हो जाएगा, 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बन जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा क्या, 1 माइनस tan 25 इंटू tan 50 प्लस ये वाला टर्म बचेगा प्लस tan 25 इंटू tan 50, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1। आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय मॉड ऑफ x लेस देन 5। इसका मतलब समझो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आपकी x की जो वैल्यू है ना, वो बेसिकली -5 से ज़्यादा है और 5 से कम है, इन्हीं दोनों वैल्यूज़ ऑफ x के बीच में ये लाई कर रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ अगर बनाऊँ इसका, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा, अगर ये y एक्सिस है मेरे पास, है ना, तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू 5 का ग्राफ कुछ ऐसे ग्राफ होगा आपका, ऐसे होगा, फिर यहाँ पे आपका जो x इक्वल टू -5 वाला कुछ ग्राफ होगा। अब मुझसे कह रहा है कि x जो है वो -5 से लेकर 5 के बीच में रहना चाहिए, यानी कि आपका इन दोनों डॉटेड लाइंस के अंदर जो भी एरिया है, जितना भी एरिया है वो आपका फिलहाल इसमें कह रहा है। अब नेक्स्ट पे आता है, अब हमसे कह रहा है y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 8। अब y इज इक्वल टू 0 तो मेरी x एक्सिस हो जाएगी, यानी कि ये वाली, और y इज इक्वल्स टू 8 यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं आएगा, है ना, ये देखो इसको मैं इस पेन से बना दूँ, तो y इज इक्वल टू 8 यहाँ पे कहीं आएगा, ये ऐसे y इज इक्वल टू 8 ये हो जाएगा आपका, ये आपका y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और ये x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू -5 और 5 के बीच में y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 8, यानी कि सीधे सीधे हमसे इस वाले रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है, ये वाला, ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हो ना, ये वाला, इसका एरिया मुझसे पूछ रहा है। तो इसका एरिया निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे, ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 10 हो जाएगी, क्योंकि 5 इधर है और 5 इधर है, तो ये तो आपकी 10 हो गई। दूसरी ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, 8 है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑलरेडी दे रखा है, तो 10 इंटू 8 मेरे पास कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर यूनिट्स, 80 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू sin 1 अपॉन x फॉर x नॉट इक्वल टू 0। हाँ, क्योंकि अगर x 0 हुआ तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और साइन इन्फिनिटी क्या होता है, चाहे आप साइन इन्फिनिटी ले लो या फिर आप साइन माइनस इन्फिनिटी ले लो, दोनों का वैल्यू होता है -1 to 1 के बीच में ऑस्किलेट करता है, एंड f of 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। f of 0 की वैल्यू 0 ऑलरेडी दे रखी है। हमसे कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) एग्जिस्ट, यानी कहने का मतलब है कि LHL एट x इक्वल टू 0 क्या RHL एट x इक्वल टू 0 के बराबर है, तो मुझे यहाँ कहीं से भी नहीं लग रहा है कि बराबर तो है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू जो है फाइनाइट नहीं है, वैल्यू इज़ नॉट फाइनाइट, और ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। क्यों, अभी देखना, चाहे मैं यहाँ पे 0 प्लस रख दूँ या मैं 0 माइनस रख दूँ या 0 ही रख दूँ, यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, साइन इन्फिनिटी बनेगा या तो फिर साइन माइनस इन्फिनिटी बनेगा।
और साइन इन्फिनिटी सभी को पता है इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर आप ग्राफ देखोगे साइन इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो अगर एक्स की वैल्यू ऐसे बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक के बीच में ऑस्किलेट कर रहा है, ये ग्राफ कहाँ से लेकर कहाँ तक के बीच में ऑस्किलेट कर रहा है, तो -1 से लेकर 1 के बीच में ये ऑस्किलेट कर रहा है ना। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी ये यहाँ पे ना, ये जरूर ये कंटिन्यूस नहीं होता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब बराबर तो होता है, बराबर तो होता है, कोई डाउट नहीं, और इसकी वैल्यू होती है -1 to 1, मतलब दोनों केस में बराबर होता है, लेकिन वैल्यू जो है फाइनाइट नहीं होती है, इनफाइनिटली चलती जाती है, -1 to 1 के बीच में ऑस्किलेट करती रहती है। तो इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं ऑस्किलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं हम इसको? ऑस्किलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चूंकि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज यहाँ पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? ऑस्किलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑस्किलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना। ऑस्किलेटरी मतलब ऑस्किलेट कर रहा है इन दोनों वैल्यूज के अबाउट, है ना। तो ये कहते हैं, तो भैया कंटिन्यूस तो हो नहीं सकता, और जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कंटिन्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूस इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑस्किलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा नाइदर 1 nor 2, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, नाइदर 1 nor 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x डिग्री अपॉन tan 3x डिग्री। तो यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला लगाना है, कौन कौन सा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x इज 1। ये दोनों फॉर्मूलाज हमको यहाँ पे लगाने हैं। तो देखो यहाँ पे जो वेरिएबल दिया होता है ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आता है। जैसे यहाँ पे tan x है, तो यहाँ पे अगर x लिखा हुआ है तो यहाँ पे x आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे 3x लिखा हुआ है तो मुझे 3x लाना पड़ेगा, मुझे जो है 3x लाना पड़ेगा, है ना। या तो ऐसे लिख दो, नहीं तो फिर आपको एक तरीका और होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये भी आपका 1 होता है, x अपॉन साइन एक्स की वैल्यू भी 1 होती है। या फिर आप लिमिट ऐसे लिख दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन tan x, इसकी भी वैल्यू ऑलमोस्ट 1, मतलब 1 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा साइन x, हमको दिया क्या साइन x अपॉन tan 3x, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब क्या करना है, ये x है ना, इस x को आप क्या करो, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे नीचे x बना दो, तो मैंने सपोज बना दिया। अब मैंने बोला कि भैया जो सेम नंबर है वही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, अच्छा उसको छोड़ो, आपने यहाँ पे x, आपने ना इस फॉर्मेट में इसको लाने के लिए आपने क्या किया, x से डिवाइड किया, तो भैया x मल्टीप्लाई भी तो करो, तभी तो बराबर होगा। अब यहाँ पे 3x दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो मैंने बोला कि जो सेम वेरिएबल मुझे दिया हुआ है और इस वाले फॉर्मेट में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे यहाँ पे x और यहाँ पे इन दोनों को सेम रखना पड़ता है। चूंकि यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे मुझे 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बस हो गया। तो ये वाला टर्म मेरे पास हो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। किस फॉर्मूला से? इस वाले फॉर्मूला से, इस वाले फॉर्मूला से, है ना। चाहे इससे करो चाहे इससे करो, बात एक ही होती है, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है ना, बातें दोनों में एक ही होती है। दूसरा मेरे पास ये बन जाएगा, क्या, ये वाला साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, ये 1/3, सीधे सीधे मेरे पास क्या बचा, 1/3 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसकी डिग्री पूछ रहे हैं। तो डिग्री होती है भाई nth ऑर्डर की पावर, nth ऑर्डर, पावर ऑफ nth ऑर्डर, है ना, पावर ऑफ nth ऑर्डर, n इज मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कितनी बार किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये वाला वैल्यू देख के मुझे लग रहा है कि हाँ भाई इसको मैक्सिमम 4 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो यही मेरा nth ऑर्डर हो जाएगा। nth ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है, 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, 4th ऑर्डर। और इसकी पावर क्या है, इस d4/dx4 की पावर कितनी लगी है, तो यहाँ पे पावर 1 लगी है। और मैंने क्या बोला था कि ये पावर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर का, मतलब जो मैक्सिमम ऑर्डर का जो पावर होता है, इस केस में जो 1 है वही हमारा पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होता है ना। पावर ऑफ nth डिग्री या फिर पावर ऑफ nth, हाँ सॉरी ऑर्डर ही आएगा, ऑर्डर। तो पावर ऑफ nth ऑर्डर को हम डिग्री कहते हैं। इस केस में जो मेरा nth ऑर्डर है वो 4th ऑर्डर है, और 4th ऑर्डर की पावर क्या है, 1। तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। 4 मत मारिएगा, 4 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, लेकिन 1 जो है वो डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। अब देखो हमको 3 कंडीशन दी हुई है ना, हमको यहाँ पे 3 कंडीशन ऑलरेडी दी हुई है। तो अब क्या करो, सीधे सीधे यहाँ पे fx मान लो, एक क्वाड्रेटिक मान लो। लेट अस सपोज fx की वैल्यू मुझे दी हुई है ax² + bx + c, ठीक है। हमको कह रहा है कि f(0) जो है मुझे 5 दे रखा है। देखो
यहाँ पे कितना दे रखा है ये, इसको फिर से बना देते हैं। एफ ऑफ जीरो में हमको 5 दिया हुआ है और एफ ऑफ -1 की वैल्यू हमको 10 दी हुई है। एफ ऑफ जीरो यहाँ पे रख दो, एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स की वैल्यू 0 रखने पे एफ एक्स मुझे मिल रहा है 5, तो 5 इज इक्वल्स टू सी, है ना। 0 रखोगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और सी की वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगी। पहली वैल्यू हमको मिल गई। दूसरी, एफ ऑफ -1 रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 10, यानी 10 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी। सी की वैल्यू कितनी है 5, तो ए माइनस बी प्लस 5, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 5। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। हमको क्या बोला है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 6, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए बोल देता हूँ, यानी कि 6 इक्वल्स टू 1 यहाँ रख दोगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी। सी की वैल्यू कितनी है 5, तो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ से ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। दोनों को सॉल्व करो, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो आएगा 2a इज इक्वल्स टू 6, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, तो आएगा 3x²। b की वैल्यू है -2 तो आएगा -2b। c की वैल्यू है 5 तो ये आ जाएगा 5। ये है जो मेरे पास फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, विच इज 3x² -2x प्लस 5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A curve y is equals to me to the power mx where m greater than 0 intersects y axis at a point। हमसे क्या कह रहा है, what is the slope of the curve at the point of intersection p। तो भैया अगर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 और इन दोनों लाइंस में इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे x को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी m। तो मेरे पास पॉइंट कितना हो जाएगा 0, m, यानी कि ये जो कर्व है ये y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सपोज ये वाला मेरा जो है ये कर्व ऐसे दिया हुआ है। अब ये कुछ ऐसा कुछ कमा लेते हैं, ये हमारा जैसे ये कर्व कुछ सपोज मान लेते हो कि कुछ कर्व ऐसे बना होगा मेरे पास, है ना, कुछ ऐसे कर्व जा रहा होगा। हमसे बोल रहा है कि ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है दिस एट पॉइंट P, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, m हो जाएगा। अब यहीं पे हमसे इसका स्लोप पूछ रहे हैं। स्लोप मतलब यहाँ से अगर मैं इसका टेंजेंट बनाऊँ, इस वाले पॉइंट पे इसका टेंजेंट बनाऊँ तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा इस टेंजेंट का, है ना। ये जो है tan थीटा, ये स्लोप कितना हो जाएगा इसका tan थीटा निकालने पे। तो स्लोप ऑफ द कर्व और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो क्या करना होता है, इसको डिफरेंशिएट मारना होता है, तो इसको मारो डिफरेंशिएट। y डैश कितना हो जाएगा m² e टू द पावर mx हो जाएगा। अब 0, m किस पॉइंट पे रख रहा है 0, m, तो 0, m इस पे रख दो तो आपके पास आ जाएगा y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y डैश यानी कि dy/dx कितना आ जाएगा m²। बस हो गया। तो मेरे पास स्लोप कितना आ रहा है m²। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एंगल डज द टेंजेंट एट P मेक विद y एक्सिस। हाउ मच एंगल डज द टेंजेंट एट P मेक्स विद द y एक्सिस। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वरना यहाँ पे धोखा खा जाओगे, सीधे धोखा खाओगे। कैसे, हमसे पूछ रहे हैं विथ y एक्सिस। बच्चे क्या करते हैं, ये इन्होंने क्या निकाला, ये थीटा निकाल दिया जो कि यहाँ पे m² आया, तो यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू m², तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m², ये निकाल देंगे और ये एंगल बता देंगे। और सीधे पहले ऑप्शन में दे भी रखा है tan इनवर्स m², सीधे इसको टिक करके चले आएंगे। लेकिन भैया वो हमसे x एक्सिस से नहीं पूछ रहा है, वो हमसे y एक्सिस से पूछ रहा है। ये जो एंगल मैंने बनाया है ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट जो है यहाँ पे टेंजेंट एट P, ये पॉइंट P है। अब इस पे जो टेंजेंट है वो हमसे पूछ रहा है y एक्सिस से कितना एंगल बना है, ना कि x एक्सिस से। यानी कि हमसे कहने का मतलब है कि हमसे कौन सा एंगल पूछ रहा है, ये वाला, ये। तो इसको मैं बोल देता हूँ अल्फा, सपोज, है ना। तो मैंने इसको अल्फा बोला, तो मुझे क्या चाहिए अल्फा एंगल चाहिए। अब अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा आपका क्या हो जाएगा, अगर आप देखो तो अल्फा प्लस थीटा कितना होता है π/2, तो अल्फा कितना हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। अल्फा आपका कितना हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। थीटा यहाँ से मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितना tan इनवर्स m², ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास π/2 माइनस tan इनवर्स m², ये आएगा। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा मेरे पास cot इनवर्स m²,
कॉट इनवर्स एम स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स एम स्क्वायर जैसा कोई टर्म दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वही यानी कि कॉट अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है मुझे, एम स्क्वायर। तो कॉट अल्फा यदि मुझे एम स्क्वायर दे रखा है, यानी कि अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ कोई एंगल अल्फा का, तो कॉट अल्फा की वैल्यू एम स्क्वायर है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, बेस, और ये आपका 1 जो है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, m की पावर 4 + 1। अगर आप यहाँ से साइन अल्फा निकालोगे, तो कितना हो जाएगा, 1/√m की पावर 4 + 1। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√m की पावर 4 + 1। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√m की पावर 4 + 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमसे कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पी। अब अभी हमने देखा कि जो उसका स्लोप आया था, स्लोप क्या आया था मेरे पास, स्लोप मतलब वो जो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, तो स्लोप मेरे पास कितना आया था, एम स्क्वायर आया था। तो स्लोप मेरे पास आ गया, मेरे पास पॉइंट भी क्या था, 0, m है ना। अभी हमने देखा था कि जो टेंजेंट था वो वाई एक्सिस पे 0, m पे इंटरसेक्ट कर रहा था। तो मेरे पास पॉइंट आ गया, मेरे पास स्लोप आ जाएगा। तो मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगी, y - m = स्लोप इंटू x - 0, यानी कि मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, y = x या y = m² x + m, y = m² x + m। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लेट fx = x², gx = tan x and hx = ln x। नाउ एट x = √π/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h ऑफ gx। मतलब कहने का मतलब है कि देखो कॉम्पोजिट फंक्शन का सवाल पूछा है, सीधे सीधे कॉम्पोजिट फंक्शन का, कॉम्पोजिट फंक्शन यानी कि हमसे पूछा h ऑफ g ऑफ fx, h ऑफ g ऑफ fx है ना, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम g ऑफ fx निकालते हैं, g ऑफ fx कितना हो जाएगा, ये gx हमको दे रखा है tan x, तो g ऑफ fx कितना हो जाएगा, g ऑफ ln x, सॉरी g ऑफ fx। यदि मैं g ऑफ fx निकालूंगा तो मैं यहाँ से tan, अब जैसे x की जगह fx आया तो यहाँ पे भी x की जगह fx आएगा। fx क्या है मेरा, x², तो ये मेरे पास हो जाएगा tan x², है ना। तो मेरे पास जो g ऑफ fx आया है वो कितना आया है, tan ऑफ x², ये आया। अब मेरे पास h ऑफ x दे रखा है ln x, क्या दे रखा है, h ऑफ x दे रखा है ln x। अब मुझे चाहिए क्या, h ऑफ tan x², ये चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ln ऑफ tan x², ये चाहिए। किस वैल्यू पे चाहिए, x = √π/2 पे चाहिए, x = √π/2 पे कितना हो जाएगा, ln tan x² यानी कि √π/2 का होल स्क्वायर यानी कि π/4। तो ये आपके पास हो जाएगा tan π/4 कितना होता है, 1, तो ये कितना हो जाएगा ln 1, और ln 1 कितना होता है, 0। ठीक है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि f ऑफ 2 यानी कि f ऑफ 2, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। f ऑफ 2 ये बोल रहा है, तो f में ही 3 बार निकाल लोगे कितना हो जाएगा, जैसे ये आपका हो जाएगा f ऑफ x बोल रहा है ना, एट x = 2, तो f ऑफ fx निकालो। तो अगर मैं f ऑफ fx निकालूंगा यानी कि ये वाला पार्ट वो कितना हो जाएगा, इसमें वापस से x² ये जो है, अब यहाँ पे x की जगह तुम x² से रिप्लेस कर दो, यानी कि x² का होल स्क्वायर यानी कि x की पावर 4। तो ये तो मेरा हो जाएगा x की पावर 4। अब फर्दर मुझे इस वाले f को कंसिडर में लेना है, तो मैं क्या लूँगा, f ऑफ x टू द पावर 4, यानी कि जहाँ पे x रखा हुआ है, जहाँ पे x है उसको मैं बोल सकता हूँ x की पावर 4, फिर x की पावर 4 का होल स्क्वायर फर्दर करोगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 8। तो मेरे पास फाइनली जो आया वो आया है x की पावर 8। ठीक है, x की पावर 8, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई x की पावर 8। अब मुझे कौन सी वैल्यू पे बोल रहा है, एट x = 2 पे, तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8 कितना आ जाएगा, 256। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये बोल रहा है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, इसको क्या करो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। कहने का मतलब है कि इसको तुम इस फॉर्म में ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में ले आओ, तभी मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो आप क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को ना परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक कंडीशन नेसेसरी होती है, क्या होती है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहां से मैं 2 कॉमन निकालता हूं, तो 1/2 2 बाहर निकला, dx अपॉन यहां पे आएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहां पे आएगा आपका माइनस एक्स, और यहां पे आएगा आपका प्लस 1/2। अब ये आया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, x का जो कोएफिशिएंट है वो है -1, -1 का आधा करो तो आएगा -1/2, -1/2 का स्क्वायर करो तो आएगा 1/4। अब वही 1/4 क्या करना है आपको, देखिएगा, इंटीग्रेशन dx 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब वही जो 1/4 आया वो आपको ऐड और क्या करना है सब्ट्रैक्ट, फिर और यहां पे प्लस 1/2। ठीक है, तो देखिएगा, अब ध्यान से देखना, ये जो टर्म है ये वाला, ये मेरा बन गया परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन गया, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा प्लस 1/4। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये क्या बन गया मेरा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये इस फॉर्मेट में आ गया जो मैंने आपको शुरुआत में फॉर्मेट लिखा था, कौन से फॉर्मेट में, dx अपॉन इसको dx अपॉन कैपिटल, अगर मैं इसको कैपिटल से रिप्लेस कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्मेट में आ गया। तो इसका क्या होता है, इसका आपका होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यही होता है tan इनवर्स x बाई ए, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वहीं पे चिपका दो, बस कैपिटल एक्स की जगह ये रख देना, और क्या 1/a tan इनवर्स x बाई ए। 1/2 ऑलरेडी बाहर है तो इसको बाहर ही लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, अब 1/a पे आते हैं, 1/a, तो a की वैल्यू 1/2 है, तो 1/a कितना हो जाएगा 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा आपके पास tan इनवर्स, अब कैपिटल एक्स हमको दे रखा है, कैपिटल एक्स क्या है x माइनस 1/2, तो इसको एज इट इज लिख दो अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 से 2 गया, ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 1 हो गया, ये आपका जो है फाइनल आंसर आएगा tan इनवर्स 2x माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका 82 वाला, ये भी एक डेफिनेट ऑर्डर का क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर देखो, हमको दिक्कत क्या दे रहा है, ये ब्रैकेट दे रहा है, दिक्कत है ना, देखने से ही लग रहा है कि ब्रैकेट में दिक्कत दे रहा है, क्या करें क्या ना करें। तो इस काम करो, इसको ये टी मान लो, क्या मान लो, इसको टी मान लो, यानी कि मैंने क्या किया 1 प्लस ln x को ही मैंने क्या मान लिया टी। जब आप इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 1/x, इसको करोगे तो आएगा dt अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ से dt मेरे पास कितना आ जाएगा dx अपॉन x। अब ध्यान से देखो, तो ये जो dx अपॉन x लिखा हुआ है इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, dt से, और ये जो मैंने 1 प्लस ln x को ऑलरेडी इसमें माना तो इसको मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, t से, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, t से, राइट। तो आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन dx या इंटीग्रेशन dt अपॉन t की पावर n। देखो कितना सिंपल बन गया, कितने सिंपल में रिड्यूस हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर माइनस n, यानी कि t की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस ऊपर जाएगा, 1 अपॉन ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 यहाँ आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t की पावर n माइनस 1, और t आपने क्या लिया था, t आपने क्या लिया था यहाँ पे 1 प्लस ln x लिया था आपने, ठीक है 1 प्लस ln x, तो क्या हो जाएगा फाइनली -1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 प्लस ln x टू द पावर n माइनस 1 प्लस c, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको हम नीचे रफ में सॉल्व करते हैं। हमसे
पूछ कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ द कर्व्स वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह अगर पैरामीटर भी कहता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है, इसलिए दोनों एक ही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चूंकि हमको सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखा है तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आंसर निकालेंगे। अब देखिएगा हमको जो इक्वेशन दी हुई है y अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस सी। तो चूंकि यहाँ पे मुझे c जो है वो डिफरेंशियल पैरामीटर दे रखा है ना, एक आर्बिट्रेरी पैरामीटर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखा है, तो मैं इसको पहले डिफरेंशिएट कर देता हूँ। कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 इंटू 4x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आएगा, यानी कि -4x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस सी का 2x स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ये होगा। एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे थोड़ी सी अगर दिक्कत हो रही है तो ये dy बाई डी एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ कि ये स्मॉल p है ना, ये स्मॉल p लिखा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, -4x अपॉन p इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना। इसको खोल दो ब्रैकेट को, कितना हो जाएगा, -4x अपॉन p इज इक्वल्स टू 4x की पावर 4 या फिर आप इसको ऐसे ना करके, ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना क्योंकि अंडर रूट में आ जाएगा, इसको ऐसे ना करके, इसको ऐसे ना करके देखो, नया मेथड इसको डिराइव करते हैं। क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर वाई माइनस सी वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x माइनस सी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स को थोड़ी देर के लिए p ले लो, डी वाई बाई डी एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या ले लो, p, कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर p प्लस 2xy माई इज इक्वल टू सी पी, ठीक है, इज इक्वल टू सी पी। क्या करना है अब, c कितना आ जाएगा यहाँ से, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 4xy अपॉन p। अब यही जो c की वैल्यू है ना, यही जो c की वैल्यू है, क्या करना है आपको, ये जो c की वैल्यू ये आपको कहाँ ले जाके रख देनी है, यहाँ पे ले जाके रख देनी है। कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस p, यहाँ रख दो। y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस, अब c की वैल्यू कितनी थी, 2x स्क्वायर प्लस 4xy अपॉन p माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4xy अपॉन p, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू माइनस p अपॉन 4xy, p को अगर dy बाई डी एक्स रिप्लेस कर दो तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू -4xy या फिर 4xy स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, -4xy स्क्वायर। तो ये मेरा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू p की जगह मैं क्या, p को मैं dy बाई डी एक्स को मैंने p लिया था तो वापस उसको मैंने वही रिप्लेस कर दिया, तो आ जाएगा -4xy स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -4xy स्क्वायर जो है करेक्ट आंसर आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द टू आइटम्स दैट फॉलो। x टू द पावर y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस वाई। जब भी पावर में वेरिएबल्स आते हैं हमको सबसे पहला जो काम होता है हमें कि इन दोनों का लॉग लेना पड़ता है, तो आप इसको लॉग ले लो, y ln x इक्वल्स टू x माइनस वाई, ये आ गया। तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा, y अपॉन x प्लस ln x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका करोगे तो आएगा 1 माइनस dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स इधर लोगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इंटू ln x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस y अपॉन x, है ना। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा,
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस वन। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से तुम y निकाल दो, y को उधर ले जाओगे तो आएगा y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स, है ना। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x अपॉन एल एन एक्स प्लस वन। अब यही y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो उठा के, x अपॉन एल एन एक्स प्लस वन कितना आ जाएगा, ये आएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ये आपके पास आ जाएगा एल एन एक्स प्लस टू अपॉन एल एन एक्स माइनस वन। ये जो है मेरा एल एन एक्स एक्स एल एन एक्स प्लस टू एक्स, तो आ जाएगा मेरे पास क्या, एल एन एक्स प्लस टू अपॉन एल एन एक्स माइनस वन। अब हमसे किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए पूछ रहा है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका जो है डी वाई बाई डी एक्स, तो एल एन एक्स माइनस वन इधर आ जाएगा, एल एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा, तो यहाँ पे एल एन एक्स प्लस वन बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एल एन एक्स प्लस वन। तो उसी एल एन एक्स प्लस वन को आप यहाँ भेज दो, तो ये अगर वाई बाई एक्स इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, तो है ना। तो ये माइनस प्लस का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस वन। तो ये फाइनली जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आया वो ये आया, है ना। ये नहीं आया, सॉरी ये गलत हो गया था। ये मेरे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस वन, ये आया था, है ना। तो वाई यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, वाई यहाँ से आपका क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन एल एन एक्स प्लस वन। तो यहीं पे वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स अपॉन एल एन एक्स प्लस वन, ठीक है। एक्स अपॉन एल एन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस वन, ये होगा। अब ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एल एन एक्स, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, बचेगा एक्स। तो आएगा मेरे पास सिर्फ एल एन एक्स आया मेरे पास क्या है, एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, एल एन एक्स। तो एल एन एक्स किस पे चाहिए हमको, कुछ क्वेश्चन क्या किस पे बोल रहा है, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू वन पे। तो एक्स इक्वल टू वन यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो, है ना। एफ डैश एक्स क्या है आपका, एल एन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट एक्स इक्वल्स टू वन। तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था, एल एन एक्स। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा मेरे पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू, कितना आ जाएगा, वन अपॉन एक्स। एक्स इक्वल टू वन है, सब्स्टिट्यूट करोगे कितना आ जाएगा, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the function fx equal to gx plus hx where gx is equals to sin x by 4 and hx equals to cos of 4x by 5. what is the period of the function gx। भैया पीरियड, सबसे पहले पीरियड की प्रॉपर्टी समझो होती क्या है। सपोज हमको एक fx कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका पीरियड हमको निकालना है, तो f ऑफ x प्लस टी, वो फंक्शन जो है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, इस कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करेगा तो, यानी कि वेयर t इज मिनिमम, इस बात का ध्यान रखें, मिनिमम पॉजिटिव रियल नंबर, इस बात का ध्यान रखिएगा, मिनिमम पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन gx का पीरियड निकालने के लिए क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, g ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू gx, यानी कि साइन ऑफ x बाई फोर प्लस टी इज इक्वल टू साइन ऑफ x बाई फोर। तो यहाँ पे मैं t को ऐसा क्या रख दूं कि जो साइन ऑफ x बाई फोर के बराबर आ जाए, टी को मैं ऐसा क्या रख दूं, एक मिनट, यहाँ पे ये पूरा आएगा ना, पूरा है ना, x की जगह मुझे x प्लस टी रखना है, तो ये x प्लस टी आ जाएगा, साइन ऑफ x प्लस टी बाई पाई बाई फोर। तो यहाँ पे मैं t को ऐसा क्या रख दूं जिससे कि ये जो है मेरा बन जाए, या फिर इसको अगर मैं खोल के रखूँ तो आएगा साइन ऑफ x बाई फोर प्लस टी बाई फोर इज इक्वल टू साइन x बाई फोर, ये उसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं t बाई फोर को ऐसा क्या रख दूँ जिससे कि मिनिमम होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए। तो मैं t बाई फोर को यहाँ पे ऐसा क्या रख दूँ, अगर मैं t बाई फोर को पाई रख देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई फोर आएगा, लेकिन मुझे चाहिए साइन एक्स बाई फोर पॉजिटिव, है ना।
तो उसके लिए मुझे यहाँ पे t/4 को 2 पाई से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। t/4 को जो है मुझे 2 पाई से रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि सीधा सीधा जो t हो जाएगा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 8 पाई। तो इस gx का जो gx फंक्शन है उसका पीरियड कितना आ रहा है मेरे पास, 8 पाई। ठीक है, 8 पाई आ रहा है। अब हमसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन hx। अब मुझे hx का जो है पूछ रहा है, इसका पीरियड कितना होता है। तो वही सेम कंडीशन लगानी पड़ेगी, h ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू h ऑफ x। तो यानी कि cos ऑफ 4/5 x प्लस टी इज इक्वल्स टू cos ऑफ 4x/5। ये होगा देखिए इसको, यानी कि cos ऑफ 4/5x प्लस 4/5t इज इक्वल टू cos 4x/5। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाला मैं इस वाले नंबर को ऐसा क्या रख दूं, मैं इसको ऐसा क्या रख दूं जिससे कि मेरे पास ये आ जाए वापस से। मिनिमम होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो मिनिमम के लिए मैं इसको पाई रख सकता हूँ, 2 पाई रख सकता हूँ। पाई रखूंगा तो फिर वही माइनस का चक्कर आ जाएगा, है ना। पाई रखूंगा तो माइनस का चक्कर आएगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे फिर से इसको 2 पाई से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यदि यहाँ पे कोई भी 2 पाई रहता है, यहाँ पे कोई भी 2 पाई रहता है तो वापस से पॉजिटिव नंबर पे ही आएगा। ठीक है, हमेशा। तो अगर मैं 4/5 t को मैं 2 पाई से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10π/4। 10π/4 मतलब 5π/2, है ना। सीधा सीधा फंडा यही है कि मैं यहाँ पे ऐसा क्या रख दूँ, मैं इसको ऐसा क्या रख दूँ जिससे कि ये cos 4x/5 बन जाए, यानी कि ये सेम चीज़ बन जाए। तो या तो मैं इसको 0 रखूँ, लेकिन 0 मैं इसको रख नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे चाहिए मिनिमम पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए, तो मैं 0 नहीं रख सकता। अब दूसरा आता है, मैं इसको पाई रख दूं, क्योंकि यदि मैं पाई रखूंगा तो क्या बनेगा, cos ऑफ 4/5x प्लस पाई, यानी कि वो बन जाएगा माइनस ऑफ cos 4x/5। क्यों, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, लेकिन मुझे पॉजिटिव चाहिए। अब पाई की जगह यदि मैं यहाँ पे कोई जैसे 3π/2 रखूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही चेंज हो जाएगा, वो मुझे चेंज नहीं करना है। तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे जो मिनिमम जो मैं रख सकता हूँ 2 पाई रख तो मैं सकता हूँ 4 पाई भी, लेकिन वो मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम क्या होगा मेरा, 2 पाई। तो 4/5 t को मैं रख सकता हूँ 2 पाई, तो t को मैं क्या रख सकता हूँ 5π/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा वो भी देख लेते हैं। अब हमसे कह रहा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन fx। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका fx क्या दिया होता, आपका fx था आपका gx प्लस hx, gx प्लस h ऑफ x, और g ऑफ x मुझे दे रखा था sin x/4, जिसका पीरियड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला था कितना। अगर मैं इसका पीरियड t1 ले लेता हूँ तो t1 मैंने निकाला था 8 पाई, और hx का जो hx था मेरे पास cos ऑफ 4x/5, इसका टाइम पीरियड कितना मैंने निकाला था, या पीरियड इसका कितना निकाला था, 5π/2। तो इसको और इसको ध्यान में रखिएगा। अब हमसे कह रहा है कि इसका क्या पीरियड होगा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो पीरियड होता है ना, इसका सपोज इसका पीरियड है कैपिटल T, इसका जो पीरियड है वो है कैपिटल T, तो और इसका मान लेते हैं T1 है और इसका है T2, इसका T1 है उसका T2 है। सो टू कैलकुलेट T हम क्या करते हैं यहाँ पे, वी फाइंड LCM ऑफ T1 एंड T2। हम T1 और T2 ये जो दो एडिशन से, जो जिनके दो एडिशन से फंक्शन बन रहा है, उनके टाइम पीरियड्स का हम LCM लेते हैं। यानी कि सीधे सीधे हमको क्या करना है, LCM ऑफ T1, T2, यानी कि LCM ऑफ 8 पाई, 5π/2, 8 पाई, 5π/2, 8π/1 इसको मैं लिख देता हूँ। अब एक प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी तो यहाँ पे आप सीख लीजिए कि जब भी आप LCM निकालना होता है ना, a/b का, a/b, c/d, है ना, इस फॉर्मेट में जैसे a/f, ऐसे सो ऑन, ऐसे, तो उसको हम निकालते हैं LCM ऑफ a, b, c, d एंड सो ऑन अपॉन HCF ऑफ b, d, f, ऐसे निकालते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ से अगर देखें तो जो न्यूमरेटर में है उन सभी का LCM निकालते हैं, और जो डिनोमिनेटर में है HCF, उनका क्या निकालते हैं HCF। डिनोमिनेटर में क्या है 1, 2, तो इन सब का LCM कितना हो जाएगा,
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये आपका हो जाएगा 40 पाई अपॉन, अब HCF निकालो किसका 1,2 का, तो 1,2 का HCF कितना आता है 1 आता है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 40 पाई, सीधे सीधे आंसर कितना आ रहा है इसका 40 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगा कि आपने कुछ नए कंसेप्ट सीखे होंगे, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है नहीं भी सीखा तो यहाँ पे आप सीख लो, आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। Consider the function fx equals to 3x to the power 4 minus 20x cube minus 12x square plus 288x plus 1. In which one of the following intervals is the function increasing? अब देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल है, तो मुझे f डैश x निकालना है, कंपलसरी है कि निकालना ही है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ जाएगा 12x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 288 इक्वल्स टू 0। अब मुझे ये देखना है कि किस वैल्यू ऑफ x के लिए 0 हो रहा है, और वही वैल्यू ऑफ x हो जाएगा मेरा क्या लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। अगर आप ऑप्शंस को देख के पहचान पाओ, अगर आप देखो सबसे पहले हम हिट एंड टर्न मेथड से क्या करते हैं, इसको 1 रख के देखते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 0 नहीं आएगा, यानी कि 1 मेरे पास कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है। 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 भी नहीं आएगा, लेकिन यदि आप ऑप्शन से देखो तो यहाँ पे मैं -2 यदि मैं रख के देखूँ तो क्या -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो देख लेते हैं कि -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। -2 यहाँ पे आपका हो जाएगा -8, 12 इंटू -8 कितना हो जाएगा -96। यहाँ पे -2 रखोगे तो आपके पास हो जाएगा -240, -2 यहाँ पे -2 रखोगे तो आएगा +48 प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा 288, ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 -336 प्लस 613, तो देखो ये 0 आ गया है ना। ऑप्शन में हमको ऑलरेडी ये वैल्यूज दे रखी कि आप इसको देख के रखो कि ये 0 आ रहा है कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे x को क्या रखा, मैंने यहाँ पे जैसे x को रखा -2, तो ये वैल्यू 0 आ गई, यानी कि x इक्वल टू -2 या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 जो है ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है मतलब कि ये है, इसको डिवाइड करेगा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं बॉक्स बना के। डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि हम दूसरे फैक्टर्स निकाल सकें। इसके मैक्सिमम अभी जो है मेरे 3 फैक्टर्स आएंगे, देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे, है ना। तो इसको डिवाइड करो आएगा 12x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 288, तो इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपके पास लिखो 12x स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 12x क्यूब, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा प्लस 24x स्क्वायर। ये क्या है, यहाँ से इस सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, तो कितना आएगा -84x टू द पावर 4, हाँ ना, -84x टू द पावर स्क्वायर, यहाँ पे -24x प्लस 288 ये आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 84x, तो आएगा -84x स्क्वायर माइनस 168x, ये गया है यहाँ से 168 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 168 माइनस 24 हो जाएगा 4, 144x प्लस 288। अब यहाँ पे क्या कर दो 144 कर दो, ये 144 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 144x, और 144 इंटू 2 हो जाएगा 288, तो ये गया, रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि ये फैक्टर जो है मेरे पास आएगा कौन कौन सा, 12x स्क्वायर माइनस 84x प्लस 144 इंटू एक फैक्टर क्या था मेरे पास x प्लस 2, है ना। ये तो करते हो जब डिविडेंड निकालना होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, कितना हो जाएगा x प्लस 2। तो एक फैक्टर मेरे पास ये आ गया, और बाकी के 2 फैक्टर मेरे को यहाँ से दिखाई देंगे। 12 कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 2, ये फैक्टर आएगा मेरे पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 2, तो आपके पास आ जाएगा x ऑफ x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो मेरे पास जो 3 फैक्टर्स आ गए कौन कौन से, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4। ये फाइनली जो मेरे पास 3 फैक्टर आ गए उस पर्टिकुलर एफ डैश एक्स के। ये मेरा जो है एफ डैश एक्स लिखा हुआ है बेसिकली, है ना। ये क्या है, मेरा एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। इस एफ डैश एक्स को मैं जब 0 से इक्वेट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यूज आएंगी, -4 आएगी, -3 आएगी, -2 आएगी। इसको वेवी कर्व मेथड पे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, है ना। ये ऐसे ऐसे बनाते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये करते हैं। अब जहाँ जहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है।
एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सॉरी, यहाँ पे माइनस, अरे यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमारे साथ। यहाँ पे बेसिकली माइनस लिखा हुआ था। समझ गया, बस थोड़ी साइन की मिस्टेक हुई, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे आपका आ गया माइनस 4x माइनस 3x, यहाँ पे आपका आएगा -4, यहाँ पे आपका आ जाएगा -3, यानी कि यहाँ पे आपका -3 आएगा, यहाँ पे आपका -4 आएगा। सॉरी ये देख लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा +4 और +3 और -2। तो ये वेवी कर्व हटा देते हैं, एक मिनट, ये हटा देते हैं, फिर से इसको प्लॉट करते हैं। ये नंबर लाइन है। अब क्या क्या है, -2 दे रखा है, 3 दे रखा है और 4 दे रखा है। यहाँ से गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये है। अब देखो, अब हमसे दोनों क्वेश्चन में पूछा है कि भैया किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा डिक्रीज किस में कर रहा है, तो जहाँ जहाँ पे f' मेरा <0 यानी कि नेगेटिव है, वहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें डिक्रीज कर रहा है और इसमें डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे दे रखा है 3,4 एक इंटरवल और 3,4 डिक्रीज कर रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ऊपर वाले में हमसे पूछा था भैया इंक्रीज कहाँ कर रहा है, तो इंक्रीज एक तो कर रहा है -2 से लेकर 3 में और एक कर रहा है 4 से इन्फिनिटी में, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा -2 से लेकर 3 में, ठीक है। ये वाला है ना, देख लीजिएगा, यहाँ पे उस माइनस साइन की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। हमको बता रहा है व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन g ऑफ fx, यानी कि g ऑफ x हमको दे रखा है, तो यहाँ से g ऑफ fx कितना आ जाएगा आपका 5 ऑफ fx, है ना, जहाँ जहाँ पे x उसको fx से रिप्लेस कर देंगे, 5 ऑफ fx प्लस 30 ये आ जाएगा। तो यानी कि 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 प्लस 30 ये आ जाएगा, यानी कि 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से मेरे पास दो रूट्स आ रहे हैं, आ तो रहा है एक ही रूट, कौन कौन सा, -1 आएगा, सिर्फ और सिर्फ -1 आएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बी, है ना, सिर्फ और सिर्फ -1 जो है इसका रूट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि f ऑफ gx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब देखो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, मेरे पास क्या क्या दिया हुआ था, f ऑफ x था मेरे पास, जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था वो था x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, और जो gx था वो गिवन था 5x प्लस 30। अब हमसे पूछा है कि f ऑफ gx जो है वो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, तो f ऑफ gx अगर आप gx इसमें पुट करोगे तो ये आ जाएगा gx का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 5, और जैसे ही आप gx का होल स्क्वायर करोगे तो वो आपका मैक्सिमम पावर देगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आएगी 2, यानी कि इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा आपका 2, 3 थोड़ी ना होगा, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो गलत है। दूसरे पे आते हैं g ऑफ gx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि g इसमें ही gx डाल दो, यानी कि 5 ऑफ gx प्लस 30, gx में 5x डालोगे तो 5 इंटू 5x आएगा, यानी कि वो कुछ x की पावर 1 समथिंग में आएगा, यानी कि उसका डिग्री कितना होगा 1 ना कि 2, तो मेरा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है ना, तो यहाँ पे नाइदर 1 नॉट 2 जो है वो होगा, ठीक है, नाइदर 1 नॉट 2। इफ h ऑफ x, अब हमको ये दे रखा है, इफ h ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 ऑफ fx माइनस x ऑफ gx देन व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ hx, तो fx मुझे क्या दे रखा है, फिर से लिख देता हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, और मुझे g ऑफ x दे रखा है कितना 5x प्लस 30, तो यहाँ से h ऑफ x कितना हो जाएगा 5 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स मेरा ये दिया हो तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 30x, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h ऑफ x मेरे पास कितना बचेगा -20x माइनस 25, लेकिन हमसे पूछा डेरिवेटिव ऑफ hx, यानी कि h डैश x पूछ रहे हैं, तो h डैश x यहाँ से कितना आ जाएगा -20, सिंपल, कितना आंसर आ जाएगा इसका -20। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना बस सीधे सीधे ये क्वेश्चन दोनों एक ही है, कहने का मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं। देखो कैसे, अगर ये I1 है, हमसे पहले क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, तो I1 में मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे वो लगा देता हूँ किंग्स प्रॉपर्टी, है ना, सभी को होता है किंग्स प्रॉपर्टी, क्या होती है अप्लाई किंग्स रूल, अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी या किंग्स रूल जो भी कह दो। क्या करते हैं हम यहाँ पे x को जो है लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट पाई
माइनस दैट वेरिएबल यानी कि x, तो 0 प्लस पाई माइनस एक्स, यानी कि x को हम बेसिकली पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और वेरिएबल वही रहता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि I1 मुझको दिया हुआ है 0 से लेकर पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि जिस क्वेश्चन में यहाँ पे ये ऐसे गिवन है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि I1 जो है वो मेरा 0 से लेकर पाई, x को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, पाई माइनस एक्स से, यानी कि पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, यानी कि जो मेरा I1 है वो कितना दे रखा है, 0 से लेकर पाई, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये I1 है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर ए, और ये भी I1 है, तो इसको मैं, लेकिन मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर बी। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ए और बी दोनों को ऐड कर दूंगा। जब दोनों को ऐड करूँगा तो इसके LHS में क्या आ जाएगा आपके पास, 2I1 इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 से लेकर पाई, आपका हो जाएगा पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि 2I1 की जो वैल्यू है वो बेसिकली है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि सीधे सीधे हमको इसका इंटीग्रेशन निकाल के इसकी वैल्यूज रख देनी है। ठीक है, तो पाई को मैं इधर ले जाता हूँ LHS में, तो क्या हो जाएगा, पाई को आप इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपके पास 2I1 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू, अब क्या करो, इसको रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1 माइनस साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो मेरे पास आएगा, लिमिट्स बाद में रख देंगे, डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन या इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन, ये कितना बन जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2I1 अपॉन पाई कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता होता है, कितना होता है, कितना होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, नहीं वो उसका डेरिवेटिव होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आएगा टेन एक्स। लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक हमको दिए थे, 0 से लेकर पाई तक, तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस कॉस एक्स को यदि टी लोगे तो साइन एक्स डी एक्स आपका डी टी आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन टी आएगा, यानी कि प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपका, 0 से लेकर पाई, तो इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास आएगा 2I1 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा टेन पाई माइनस टेन जीरो प्लस 1 अपॉन कॉस पाई माइनस 1 अपॉन कॉस जीरो, ये आएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि 2I1 अपॉन पाई जो है वो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस कॉस पाई माइनस 1 होता है, और ये भी आपका ये होता है। जरा छोटी सी मिस्टेक होगी, साइन की मिस्टेक होगी, देखिएगा क्या मिस्टेक हुई है। यहाँ पे ना जब मैंने इन दोनों को ऐड किया था तो यहाँ पे x और x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे तो मैंने ये लिख दिया, मतलब पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, साइन वन का कुछ दिक्कत आ रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पे आएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। दिक्कत है, यहाँ पे आ रही है दिक्कत, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा ना, क्योंकि कॉस एक्स को यदि मैंने टी लिया तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आएगी, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा बाद में, और प्लस यहाँ पे जो 1 अपॉन टी जो पहले से था पावर में टी टू द पावर माइनस 2 आएगा, तो वापस से ये जो प्लस बना था वापस से इसको माइनस बना देगा। तो शायद मैं यहाँ पे माइनस लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ, ये आपका हो जाएगा -1 और ये आपका हो जाएगा -1, यानी कि +2 आ जाएगा ये, ठीक है। माइनस ऑफ -2 यानी कि +2, +2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से I1 की जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ कितनी आ रही है, पाई। अच्छा, अब I1 प्लस I2 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि हमको I2 की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर ध्यान से अगर देखोगे तो ये लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स,
और आपको पता ही है क्या लिखा हुआ है, ये सीधे सीधे I1 ही लिखा हुआ है एक तरह से ना। जैसे मैंने I1 को किंग्स रूल में लगाया तो मेरे पास यही आया था पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि इसकी भी वैल्यू कितनी निकलेगी, पाई। मतलब ये I1 और I2 ये दोनों जो है ना वो बराबर ही हैं, बराबर हैं, कोई इसमें किसी का भी फर्क नहीं है, दोनों के दोनों बराबर हैं। तो I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है। टू पाई। Next question, the differential equation which represents the family of the curves given by tan y is equals to c into 1 minus e to the power x is। तो यहाँ पे हम मेरे पास एक पैरामीटर आ चुका है, एक पैरामीटर चूंकि आ गया तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस सी ई टू द पावर एक्स। तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, sec स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस साइन के साथ। तो सी की यही जो सी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ जाएगा, tan y इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन के साथ अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका e टू द पावर x माइनस c e टू द पावर x, यानी कि माइनस प्लस sec स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो e टू द पावर x उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा e टू द पावर x tan y और dx भी वहाँ आ जाएगा। यहाँ पे अगर dy कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर x e टू द पावर x माइनस sec स्क्वायर x। इसको उधर ले आओ तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर एक्स कॉमन लो, dy तो कॉमन है ही, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 0। ये मेरा जो है क्वाड्रेट, ये आएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर एक्स tan y इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू sec स्क्वायर y इंटू डी वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। इसको मैं बोल देता हूँ डी ए बाई डी एक्स, इसको मैं बोलता हूँ डी बी बाई डी एक्स, और जो मुझे चाहिए वो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स अपॉन डी बी बाई डी एक्स, ये मुझे चाहिए। तो पहले डी ए बाई डी एक्स निकाल देते हैं, वो कितना हो जाएगा, यदि मैं इसको बोलता हूँ ए तो एल एन ए कितना हो जाएगा, एल एन ए आपका हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर एल एन टू। इसको डिफरेंशिएट करते तो 1 अपॉन ए डी ए बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू एल एन टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ से डी ए बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ए इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 ln 2 हो जाएगा आपका ln 4, और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स डी ए बाई डी एक्स। अब डी बी बाई डी एक्स निकालना है तो डी बी बाई डी एक्स यहाँ से कॉस एक्स हो जाएगा, इन सबको कॉस एक्स से डिवाइड कर दो तो कॉस एक्स कट जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, जिसको मैं अभी ब्लैक पेन से मार्क करूंगा, जो ब्लैक मार्कर से मार्क करूंगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू ln 4 इंटू साइन एक्स, है ना। यानी कि यदि देखा जाए तो साइन एक्स भी आ रहा है, ln 4 का टर्म भी आ रहा है, और 2 टू द पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के इज द फंक्शन कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए भैया इसकी वैल्यू जो इसके बराबर कर दो, यहाँ पे 0 रख दो तो 1/4 आएगा, और ये क्या आ जाएगा, चाहे यहाँ पे 0 रखो दोनों की वैल्यू 1/4 आएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड द स्ट्रेट लाइन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x आपका ये पैराबोला होता है, और यहाँ से जो y इक्वल्स टू x जो है स्ट्रेट लाइन जा रही होती है, कुछ ऐसे होती है। ये y इक्वल टू x यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो मुझे इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 करना है, मुझे ये वाला एरिया निकालना है ना। क्या मैंने आपसे क्या बोला कि जब ये आया करे तो अपर कर्व क्या है मेरे पास, ये पैराबोला है ना। ये ऊपर अपर मतलब क्या होता है ऊपर, तो इस लाइन के ऊपर ये वाला कर्व है, तो ऊपर वाला कर्व को लिखो y। अगर ये y स्क्वायर 2x दिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2x। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा √2x माइनस लोअर वाला कर्व, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। लोअर वाला कर्व कौन सा है x, तो इसको जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका दे देगा आंसर √2x तो √2 आएगा, सॉरी, तो x की पावर 3/2 इंटू 2/3 तो हो जाएगा 2/3। ये आपका हो जाएगा 0 से लेकर 2 माइनस 1/2 x स्क्वायर
ये भी आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो अगर आपका 2/3√2, तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 3/2 -2, ये आपका हो जाएगा 4। 8/3 -2 जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे ये पूरा, तो 8/3 -2 जो है मेरा करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फिर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स यहाँ से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा x² - 5x + 6। तो यहाँ से आपके पास दो रूट्स निकलेंगे, कौन कौन से, 2 और 3। 2 और 3 जो है मेरे दो रूट्स निकलेंगे, तो 2 3 यहाँ से ऐसे बनाओ, वेविकर मेथड, प्लस माइनस प्लस। हमसे बोल रहा है कि फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है इंटरवल टी में, तो भैया इंक्रीज वहीं पे करेगा जहाँ पे जो मेरा एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि >0 होगा। तो यहाँ पे -∞ से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी में जो है मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है वो हो जाएगा टी, और जो जिस फंक्शन में डिक्रीज कर रहा है वो है बेसिकली जिसमें जहाँ पे एफ डैश एक्स मेरा नेगेटिव होगा, यानी कि ये वाला, तो ये मेरा हो जाएगा टी, यानी कि 2 से लेकर 3 क्लोज ओपन ब्रैकेट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जो टी की वैल्यू है बेसिकली -∞ से लेकर 2 है, और यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, और जो एस है मेरा वो 2 से लेकर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड्स कम्स अप थ्राइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कमिंग थ्राइस एस कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स। और हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो यही दोनों आ सकता है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रखूँ 3 टाइम्स टेल, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल्स टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो जाएगा 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। फॉर 3 इंडिपेंडेंट टॉसेज ऑफ अ कॉइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 2 हेड्स। ज़्यादा से ज़्यादा हमको 2 हेड चाहिए, हाँ ना। फॉर 3 इंडिपेंडेंट टॉसेज हमको क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल 3 हेड्स, ऑल 3 हेड्स चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल 3 हेड्स, सॉरी हेड्स नहीं टेल्स, है ना, टेल्स पूछा है ना। तो अगर हमसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 2 हेड्स, सो वी कैन राइट इट एज, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमको चाहिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ द 3 हेड्स, ऑल ऑफ द 3 टेल्स, ऑल ऑफ द 3 टेल्स, टेल्स की बात कर रहे हैं तो टेल्स की बात करेंगे, तो 1 माइनस, अब सब में जो है हमारा 3 टेल आ रहा है, यानी कि 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 माइनस 1/64, यानी कि 63/64। अब ये नियरली इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पे 64 होता तो 1 होता, तो जस्ट 1 से बहुत थोड़ा सा कम होगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 0.98, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बैग कंटेन्स 20 books out of which 5 are defective. If 3 of the books are selected at random and removed from the bag in succession without replacement, then what is the probability that all the 3 books are defective? देखो बहुत ही सिंपल सवाल है। Bag contains 20 books out of which 5 books are defective. If 3 of the books are selected at random and removed from the bag in succession विदाउट रिप्लेसमेंट, ये ध्यान देने वाला, मतलब ये नॉर्मल केस ही है ना। अगर रिप्लेसमेंट के साथ कर दे तब दिक्कत थी, लेकिन यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट कह दिया, यानी कि एक नॉर्मल केस है। इफ 3 ऑफ द बुक्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 बुक्स आर डिफेक्टिव। अगर हमने जो 3 बुक चुनी है अगर वो डिफेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है हमने उन 5 बुक्स में से ही चुनी होंगी, तभी तो मेरे पास आएगी। तो उन 5 बुक्स से मैंने कोई भी 3 बुक चुन ली, और आउट ऑफ टोटल 20 बुक्स मैंने उनमें से 3 बुक चुन ली, ये है मेरा करेक्ट आंसर। तो ये आपका पास हो जाएगा कितना, ये आपका होता है 10, ये आपका हो जाएगा कितना 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 3 इंटू 2, ये यहाँ से आपका हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, तो आपका आ जाएगा 1/19 इंटू 6, 1/19 इंटू 6 कितना हो जाएगा 114। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, हाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये नियरली जो है आपका 0.00877 के आसपास आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.00877, यानी कि नियरली जो है मेरा इसी के आसपास जो है मेरा आंसर आ रहा है ना। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू ये है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये है 0.009। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस
इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो ये पहली बात हमको ये दे दिया कि ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, इट इज़ 42। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स ऑब्जर्वेशन? देखो पहली बात तो काउंट करो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n इज इक्वल टू 10, टोटल टर्म्स है 10 यानी कि इवन है। अब जब इवन नंबर ऑफ होते हैं और हमारे ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज होते हैं, अरेंज होते हैं, उस केस में हमारा मीडियन क्या होता है, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो n/2th ऑब्जर्वेशन यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस ये कितना हो जाएगा, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बाई 2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, x+1। सिक्स ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, x+3, है ना। 1 2 3 4 ये हो जाएगा फिफ्थ और ये हो जाएगा सिक्स्थ, प्लस x+3 अपॉन 2। इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी, 42 दी। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द, मतलब वही हमसे पूछ रहा है कि फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बताओ। तो पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम x+1 और x+3 निकाल देंगे। कितना हो जाएगा ये, x+1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 84, यानी कि 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 80, x की वैल्यू आ जाएगी 40, है ना। x की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। अब हमसे वही पूछा फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन की वैल्यू बताओ। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मेरे पास ये था, सिक्स ऑब्जर्वेशन मेरे पास ये था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 40 + 1 हो जाएगा, एक ऑब्जर्वेशन आपका 41 हो जाएगा और एक ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो जाएगा 43। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा 41 एंड 43। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन लंबा है ना, इसको हम नीचे रफ में सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटिव है ना, ईजी है लेकिन है कैलकुलेटिव, तो इसको नीचे सॉल्व करते हैं। देखो हमसे कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, n इज इक्वल टू 10, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेरे पास 10 और इसका जो अरिथमेटिक मीन है x बार वो कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। और हमसे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है ना, क्वेश्चन में मैं पढ़ देता हूँ आपसे। अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 60 एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, यानी कि जो सपोज मेरे पास x1 x2 x3 ऐसे ऐसे करते करते मेरे पास टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस है। अब हमसे बोला कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम 50, यानी कि x1 माइनस 50 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस 50 का होल स्क्वायर, है ना। इन सारे ऑब्जर्वेशंस का जो डेविएशन है किससे, 50 से, यानी कि x10 माइनस 50 इसका होल स्क्वायर 5000 के बराबर है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन 5000 के बराबर। इसको खोलोगे तो आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल x10 का स्क्वायर प्लस 50 जो है 10 बार आ रहा है तो कितना हो जाएगा 500 माइनस 100 इंटू x1 प्लस x2 एंड सो ऑन टिल x100। ये हमको दिया हुआ है 5000। हमसे क्वेश्चन में पूछा कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होगी, तो सपोज मैं इसको मान लेता हूँ t, कैपिटल T, मुझे ना इसकी वैल्यू चाहिए होती है। तो t प्लस 500 माइनस 100, अब इसकी वैल्यू मैं कहाँ से निकालूँ, तो इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे ऑलरेडी इसका मुझे दे रखा है 60, यानी कि जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि 10, उसकी वैल्यू मुझे मीन यहाँ पे 60 दे रखी थी। तो जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएंगे यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 आएगा वो कितना आ जाएगा 60 इंटू 10 यानी कि 600। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, तो प्लस 100 इंटू 600 इज इक्वल टू 5000। तो यहाँ से t की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, कितनी आएगी 500 इज इक्वल्स टू 5000 प्लस 600 यानी कि 11000। t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, सॉरी ये कितना हो जाएगा 60,000 होगा ना, 60,000 इधर जाएगा तो 65,000 होगा, 65,000। अच्छा एक बात और, ये 500 थोड़ी ना होगा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो जब b स्क्वायर सब में आएगा तो 2500 होगा, तो 2500 इंटू 10 कितना हो जाएगा 25,000 होगा, ये सॉरी 25,000 होगा, है ना 25,000 होगा। तो ये उधर जाएगा तो 65, यानी कि t की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 65,000 माइनस 25,000, यानी कि t की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 0,000 40,000 हो गई, यानी कि समेशन xi स्क्वायर, है ना, जिसको मैंने t माना था, समेशन xi स्क्वायर i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। समेशन xi स्क्वायर मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 40,000 अपॉन n हमको दिया हुआ है कितना 10 और हमको x बार कितना दिया हुआ है 60 यानी कि 36,000।
3600 इधर करोगे तो आएगा आपका 40,000 माइनस 36,000 अपॉन 10, ये करोगे तो आएगा 4,000 अपॉन 10, यानी कि जो मेरा वेरिएंस आया वो आया 400। तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आ जाएगा, इसका रूट ले लो, आएगा 20, आंसर आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू क्यू। बहुत ही सिंपल है, इसको लिख सकते हो पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। तो इसको फर्दर लिख सकते हो पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हो प्लस 2pq माइनस 3pq लिख सकते हो। फर्दर लिख सकते हो पी प्लस क्यू इंटू, इसको लिख सकते हो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3pq। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास पी प्लस क्यू और पी क्यू दोनों आ गए, तो यहाँ से पी प्लस क्यू निकालोगे तो पी प्लस क्यू कितना आएगा 30 और पी क्यू कितना आएगा 221। पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा 30, तो इसका 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 माइनस 663, तो 30 इंटू 30 इंटू 237 आंसर आ जाएगा 7110 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 7110 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब देखो, हमसे यहाँ पे जो दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस दी हुई है वो बेसिकली ये है, तो हमको एक्स बार वाई बार, तो पहले हम इन दोनों को निकालते हैं। एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए मुझे बस इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही सॉल्व करना है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 12x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 60, और इसको वैसे रहने देते तो आएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करो इसको तो गया यहाँ से, ये आपका आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 35। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, x बार आएगा, सॉरी x बार है ना, x बार और y बार निकालने के लिए मुझे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देना है, तो आ जाएगा 35/9। और y बार कितना आएगा, y बार अगर यहाँ से देखें तो अगर आप 35/9 यहाँ पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30 उधर जाएगा, अरे 35 यहाँ पे 35/3 आएगा, तो 25 माइनस 35/3 यानी कि 50/3, यानी कि y बार कितना आ जाएगा 40/9। 40/9 यानी कि मतलब वो तो होल स्क्वायर आएगा, मतलब क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे रखोगे 35/9 कितना हो जाएगा 3 इंटू 35/9 प्लस 2 इंटू वाई बार इज इक्वल टू 25 है ना। इस वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी वैल्यू, तो ऐसे 2y बार निकल आएगा 25 माइनस 35/3 यानी कि 75 माइनस 35 यानी कि 40/3, तो 2y बार की वैल्यू 40/3 आ रही है, तो y बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3। y बार की वैल्यू 20/3 आ गई, x बार की वैल्यू 35/9 आ जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में से कुछ हो सकता है। अब हमसे आर की भी वैल्यू पूछा है, आर हमको पता है क्या होता है, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, तो वो हमको पता है कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या होते हैं, इन दोनों रिग्रेशन लाइंस के स्लोप होते हैं। तो इनमें से हमको ये देखना पड़ेगा कि भैया कौन सी इसमें एक्स ऑन वाई है और कौन सी इसमें वाई ऑन एक्स है, ठीक है ना। जो हमारा बी वाई एक्स होता है वो बेसिकली होता है स्लोप ऑफ लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, और बी एक्स वाई क्या होता है आपका स्लोप ऑफ लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। सपोज मैं इसको मानता हूं कि ये एक्स ऑन वाई है, ये एक्स ऑन वाई है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू माइनस वाई प्लस 30। तो अगर यहाँ से 6 हटाओगे तो आएगा -1/6। तो इसका जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है, यानी कि बी एक्स वाई कितना आ रहा है -1/6 आ रहा है। अगर मैं इसको बोलता हूँ वाई ऑन एक्स, तो इसका निकालो 2y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 25, y की वैल्यू आ रही है -3/2, y की वैल्यू आ रही है माइनस, या फिर आप कह दो कि बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है -3/2, हाँ ना। तो देखो -3/2 इसकी आ रहा है, -1/6 आ रहा है, तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो आर स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि -1/6 इंटू -3/2,
ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 यानी कि 1/4। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 1/2 यानी कि 0.5 है ना, इसका अंडर रूट लेते हैं 0.5। तो मेरा आंसर ही आंसर क्या आ जाएगा, और प्लस में आएगा क्यों, क्योंकि सॉरी माइनस में आएगा, क्यों माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला है ना कि जो BYX और BXY का जो साइन होता है वो बेसिकली आर के बराबर ही होता है, यानी कि जो इसका साइन होता है इन दोनों का साइन चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आर का भी साइन नेगेटिव होगा, तो मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लास मार्क्स इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल आर गिवन टू बी दिस, द क्लास लिमिट्स ऑफ द फर्स्ट 5 क्लास। अब देखो ये हमको दिए हुए वेरिएट्स है ना, ये हमको दिए हुए हैं वेरिएट्स, जो वेरिएट्स होते हैं ना वो क्लास लिमिट्स के मिड पॉइंट होते हैं, यानी कि जो 5 है वो किसका मिड पॉइंट हो, किसका मिड पॉइंट हो सकता है, 2.5 और 7.5 का मिड पॉइंट जरूर हो सकता है ना। यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट नंबर बी सही है, क्यों, क्योंकि यदि 2.5 और 7.5 का मिड पॉइंट देखोगे तो 5 आएगा, 7.5 और 12.5 का जो मिड होगा जो बीच में आएगा वो 10 आएगा, इसका मिड इसका 15 पे आएगा, इसका 20 पे आएगा, इसका 25 पे आएगा, है ना, ऐसे आता है, ठीक ना। इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। इस एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो हमारे पास जो लिमिट्स आई हैं उसके बाद हम इसका वेरिएट्स निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 कर देते हैं, है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 कर दो, या फिर इसका जो मिड पॉइंट होता है वो यही होता है बेसिकली, है ना, इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट ये, इसका ये और इसका ये, बस मिड पॉइंट्स होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4.4 एंड वेरिएंस इज 8.24 इफ 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस आर दिस। देखिए ये भी लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखो कैसे करते हैं। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4.4 यानी कि सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस कितने हो जाएंगे, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस कितने हो जाएंगे 4.4 इंटू 5 यानी कि 22। अब हम करेंगे 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस आर दिस यानी कि 1 + 2 + 6। सपोज मैंने 2 अदर ऑब्जर्वेशंस को मान लिया ए और बी, ए कॉमा बी मान लिया, तो 1 + 2 + 6 + a + b कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ से a + b कितना आ रहा है 22 - 1 यानी कि 13 आ रहा है, ठीक है। तो हमको देख के पता चल गया कि देखो वेरिएंस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, इसको निकालो ही मत, हमको कह रहे हैं कि भैया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 13 दे रखा है, तो सीधे सीधे यहाँ पे ऑप्शन में देख लो कि भैया कौन से 2 ऑब्जर्वेशंस के सम 13 आ रहे हैं, इसका तो नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, तो हम सीधे सीधे मेरे पास ऑप्शन नंबर बी बचा, सीधे सीधे बस उसको देख के वहीं से आगे बढ़ जाओ, वेरियंस निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर बी से हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि क्लियरली दिखाई दे। हमसे कह रहा है इफ अ कॉइन इज टॉस्ड टिल द फर्स्ट हेड अपीयर्स देन व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस। देखो इफ अ कॉइन इज टॉस्ड टिल द फर्स्ट हेड अपीयर्स देन व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस। मतलब सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस मतलब होता है कितने मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं। तो सपोज मैंने पहली बार में कॉइन उछाला, पहली बार ही हेड आ गया। सपोज मैंने पहली बार उछाला टेल आया, दूसरी बार उछाला तो हेड आ गया, तो हेड टेल हो सॉरी टेल हेड हो जाएगा। तीसरी बार मैंने मतलब तीसरे चांस मैंने क्या किया, मैंने पहली बार उछाला तो टेल आया, दूसरी बार में उछाला तब भी टेल आया, तीसरी बार में हेड आया, फिर चौथे केस में चौथी बार हेड आएगा, तब जाके मेरा सैंपल स्पेस इज टॉस्ड। हम कॉइन तब तक टॉस करते रहेंगे जब तक है मेरा पहली बार हेड नहीं आ जाता। तो टेल 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 हेड, फिर यहाँ पे टेल 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 हेड, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, है ना, यानी कि हेड हमेशा लास्ट में आना चाहिए। तो मेरा स्टेटमेंट नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव, हम चूंकि मीडियन पूछा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे बना लेते हैं टेबल x का, यहाँ पे f का और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 1 2 3 4 5 6 7, बाकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देख लेना। देखो या फिर यहीं पे बना लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या जा रहा है, इससे इतना बड़ा टेबल क्यों बना रहे हैं। यहाँ पे बना लो तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 18 + 45 कितना हो जाएगा 63, 63 + 57 हो जाएगा आपका 120, 120 + 50 हो जाएगा 170, 170 + 36 कितना हो जाएगा 6, 206, 206 25 कितना हो जाएगा 231 और 231 9 कितना हो जाएगा 240, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास कितने हैं टोटल 240। तो जब भी हमको इस फॉर्म में दिया होकर इसमें मीडियन निकालना करे तो हमें n/2th क्लास लेते हैं, n/2th वैल्यू लेते हैं। n/2th यहाँ कितना हो जाएगा 120th वैल्यू। तो 120 कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है 120, बेसिकली यहाँ पे 4 नहीं होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन्होंने जैसे 120 निकाला, 120 किस में आ रहा है, फोर्थ वाले ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, तो फोर्थ वाले को सीधे टिक कर लगा देंगे, ऐसा नहीं होता।
पहले हमको ये देखना पड़ता है कि 120 आ किस में रहा है। 120 इसमें नहीं आ रहा है, 120 बेसिकली इसके बाद वाले में आता है, इसके बाद वाले। सपोज यहाँ पे 120 की जगह 119 आया होता, 119 आया होता, तो अब 119 के बाद 63 से लेकर 119 तक जितनी भी वैल्यू होगी वो 4 में कंसिडर की जाएगी। या फिर 120 से लेकर 169 तक, 120 से लेकर 169 तक जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो 5 कंसिडर करेगा। लेकिन जैसे ही 170 होगा वो अपने नेक्स्ट वाले पे जंप करेगा। हमेशा जो वैल्यू होती है वो अपने नेक्स्ट वाले पे जंप करती है। 119 जो है नेक्स्ट वाले पे जंप करेगी, यानी कि इस पे करेगी। 117 भी इसी पे करेगा, 63 भी इस पे करेगा। 120 जैसे ही आया तो वो अपने नेक्स्ट वाले पे जंप करना चाहेगा, ना कि उसी पे। तो 120 इसी पे आ रहा है तो इसी पे ना जंप करके वो नेक्स्ट वाले पे जंप करेगा, यानी कि 5 पे जाएगा। तो मेरा मीडियन क्या आ जाएगा इसका, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two dice are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of the numbers appearing on them is a prime number? तो भाई प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं मेरे पास, 2, 3, 5, 7 और 11। मैक्सिमम इतना ही जा सकता है, इससे ज़्यादा प्राइम नंबर जाए। 2 का क्या केस हो सकता है, 1,1 हो सकता है, सम निकालना है। 3 का क्या हो सकता है, 1,2 या फिर 2,1 हो सकता है। 5 का 2,3, 3,2, 1,4, 4,1 हो सकता है। 7 का 1,6, 6,1, 2,5, 5,2, 3,4, 4,5। 11 का या तो 5,6 हो सकता है या तो 6,5 हो सकता है। तो टोटल मेरे पास इतने ही केसेस बनेंगे। गिन लो कितने केसेस हैं आउट ऑफ टोटल 36 केसेस। कितने केसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल 15 केसेस है मेरे पास आउट ऑफ 36 इन विच वी विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ द नंबर्स एज अ प्राइम नंबर। तो इसको रिड्यूस करते तो आएगा आपका 5/12। आंसर कितना आ जाएगा, 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन। If 5 of a company's 10 delivery trucks do not meet the emission standards and 3 of them are chosen for inspection, then what is the probability that none of the trucks chosen will meet emission standards? तो भैया none of the trucks chosen will meet मतलब हमने 3 ऐसी ट्रकें उठाई हैं जो कि एमिशन स्टैंडर्ड मीट ही नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है हमने उन 5 ट्रकों में से ही उठाई होगी। तो 5 ट्रकों में से हमने वो 3 ट्रक्स वो वाली उठाई हैं। देखो भाई 5 ट्रक्स तो ऐसी हैं जो कि एमिशन स्टैंडर्ड को मीट नहीं करी, और उन्हीं 5 ट्रक में से हमें उठानी है 3 ट्रक्स जो कि स्टैंडर्ड एमिशन को मीट नहीं करेगी। नन ऑफ देम विल मीट द एमिशन स्टैंडर्ड्स। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 5C3/10C3। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 × 4/10 × 9 × 8। तो आपका हो जाएगा कितना, 2, 4, 3, यानी कि 1/12 जो है मेरा करेक्ट आंसर आएगा इसका, 1/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेस थ्योरम का सवाल है ना। मैंने आपसे बार बार कहा है कि बेस थ्योरम का सवाल आता ही आता है। एक सवाल जो है आपके क्वेश्चन में हमेशा रहेगा बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम से रिलेटेड हर एक सवाल आपसे क्वेश्चन में रहता ही है, तो इसको अच्छे से करिए। हमसे कह रहे हैं कि एक बॉक्स है मेरे पास जिसमें 3 कॉइन्स हैं, उनमें से एक कॉइन है जो कि 2 हेडेड कॉइन है, उनमें से एक है जो फेयर कॉइन है, और एक तीसरा है जो बायस्ड कॉइन है जो कि 75% जो है 75% ऑफ द टाइम आता है। विच when one of the 3 coins is selected at random and flipped it shows head। सपोज हमने इवन लिया, कॉइन इवन या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। देखो इवन एक इवेंट ले लेता हूं जो कि हो जाएगा आपका 2 हेडेड कॉइन। 2 हेडेड कॉइन E2 में इवेंट ऐसा ले लेता हूं जो कि फेयर कॉइन होगा, और E3 क्या ले लेता हूं, बायस्ड कॉइन। ठीक है, अब सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन भी 1/3 होगी, और E2 भी वही होगी, और E3 भी वही होगी, है ना, क्योंकि भैया 3 ही कॉइन है बॉक्स में। अब तीनों कॉइन को मैं 1/3 1/3 1/3 के प्रोबेबिलिटी से निकाल सकता हूं। अच्छा, एक इवेंट है मेरे पास A जो कि हमसे कह रहा है कि इट शोज हेड। एक इवेंट है मेरे पास, इट इज शोइंग दैट इट शोज हेड। अच्छा, हमसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन, यानी कि हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ 2 हेडेड कॉइन, यानी कि इट वाज 2 हेडेड कॉइन इवन, गिवन दैट इट शोज हेड, गिवन दैट इट शोज हेड। ये हमारा, इसको ध्यान में रखिए, जो मैंने अभी बोला इसको अच्छे से समझिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1
प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू प्लस पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए बाई ई थ्री, ए बाई ई थ्री। ठीक है, अब देखो मैं इसको एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ। अब ये मुझे, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है E1 E2 E3 ये मेरे पास, लेकिन मेरे पास A बाई E1 A बाई E2 A बाई E3 नहीं है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ये P ऑफ A बाई E1। अब इसको पढ़ो कहना क्या चाह रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज हेड गिवन दैट इट इज अ टू हेडेड कॉइन। मतलब कि हमने टू हेडेड कॉइन लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो हेड दिखा देगा। तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, यानी कि वो श्योर इवेंट है। यानी कि अगर आप टू हेडेड कॉइन मतलब एक ऐसा सिक्का जिसके दोनों साइड हेड हो, तो भैया आप कितनी भी बार फ्लिप करो वो हेड ही आना है। तो एक श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है कि वो 100% है कि वो हेड ही आएगा, क्योंकि वो दोनों साइड हेड है, टू हेडेड कॉइन है। तो ए बाई ई वन की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर हम आते हैं ए बाई ई टू की, वो एक फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज हेड गिवन दैट इट इज अ टू हेडेड, मतलब इट इज अ फेयर कॉइन। तो फेयर कॉइन में तो 1/2 होती है, सभी को पता है ना, एक हेड और एक टेल होता है। तीसरे वाले में क्या हो जाएगा? ए बाई ई थ्री। अब वो 75% ऑफ द टाइम जो है वो हेड दिखाता है, यानी कि 3/4 टाइम जो है हेड दिखाता है। तो ए बाई ई थ्री जो है मेरा 3/4 हो जाएगा। तो ये जितनी भी वैल्यूज आ चुकी हैं E1 E2 E3 की, या फिर ए बाई E1 ए बाई E2 ए बाई E3 की, इन सभी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे आंसर निकाल देंगे। ठीक है, E1 E2 E3 तो 1/3 है, सभी को पता है। E1 1/3 है और A बाई E1 कितना है? 1 अपॉन E1 की वैल्यू 1/3 है, A बाई E1 की वैल्यू 1 है, E2 की वैल्यू 1/3 है, और A बाई E2 की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस E3 की वैल्यू कितनी है? 1/3, और A बाई E3 की वैल्यू कितनी है? 3/4, है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/4, तो कितना आ जाएगा? 1/3 अपॉन 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, 9/12, तो आएगा 1/3 इंटू 12/9। तो 4/9 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन इट इज पॉसिबल दैट पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी ऑफ बी। नहीं, देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि रॉन्ग है? देखिएगा ये मैंने इसको ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जब भी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं ना, तो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू होती है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और दुनिया में ऐसी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है जो कि 1 को एक्सीड कर जाए। यानी कि जो मेरा पी ऑफ ए यूनियन बी है वो बेसिकली 1 या 1 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे और इस कंडीशन के हिसाब से, है ना, इस कंडीशन के हिसाब से यदि आप इसको ऐड करोगे तो ये बेसिकली आ रहा है 1.2 तो भैया 1 से बड़ा हो गया। तो ये वाला, ये कभी भी मेरा जो ए यूनियन बी हो तो 1 से बड़ा आ जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब दूसरा हमसे कह रहा है कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स, देन इफ ए बाई बी की यदि वैल्यू 1 है तो बी बार इंटरसेक्शन ए बार की वैल्यू 1 होगी। ये स्टेटमेंट देख लेते हैं सही है कि नहीं। पी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ए बाई बी की वैल्यू 1 दी हुई तो पी ऑफ बी इधर आ जाएगा, यानी कि पी ऑफ बी की वैल्यू जो है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दी हुई है। कहने का मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो, यानी कि जो मेरा बी है वो ए के अंदर समा चुका है। कहने का मतलब ये है ना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब पी बी बार ए, पी हमको क्या करे, पी बी बार स्लैश ए बार ये निकालना है। ये यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता है बी बार स्लैश ए बार, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी ऑफ बी या फिर ए यूनियन बी का होल बार, पी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ ए। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस पी ऑफ ए, ये हो जाएगा। तो पी, अगर आप ध्यान से देखो तो पी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ रहा है? पी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ रहा है? जाहिर सी बात है पी ऑफ ए के बराबर ही आ रहा है। पी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आ रहा है? पी ऑफ ए के बराबर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए अपॉन 1 माइनस पी ऑफ ए, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1। तो मेरा ये जो यहाँ पे दे रखे कि ये 1 है, तो ये भी, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
तो मेरा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फेयर डाइस इज रोल्ड 4 टाइम्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 6s? यानी कि 4 बार उसको रोल किया गया, उसको 4 बार रोल किया गया और 4 में से 2 बार 6 आया, तो उसकी यानी कि 1/6 की पावर 2 हो जाएगा अपॉन 5/6 की पावर 2 हो जाएगा, खत्म। ये हो जाएगा 6/6 की पावर 4 इंटू 25, यानी कि 25/6 की पावर 3, यानी कि 25/216। नेक्स्ट क्वेश्चन, mean of 100 observations is 50 and standard deviation is 10. If 5 is added to each observation then what will be the new mean? देखो जब भी कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर हम सब में 5 ऐड कर देते हैं तो उसका जो मीन होता है वो भी जो ओल्ड मीन होता है उससे 5 बढ़ जाता है। अब बार बार मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैं बहुत बार इसको दिखा चुका हूँ तो आपको पता भी होगा। तो ये बेसिकली 55 हो जाएगा, है ना, इसका मीन जो है 55 हो जाएगा। और दूसरा हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आता। अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन यदि कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तब चेंज आता है, उस केस में जो है आपका वो चेंज आ जाता है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 55,10। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the range of a set of observations on a variable x is known to be 25 and if y is equals to 40 plus 3x then what is the range of the set of observations? यानी कि कैपिटल x हमको दे रखा है, सपोज x1 x2 x3 एंड सो ऑन टिल xn, है ना, ये दे रखो है। अब हमसे यहाँ पे इसने कह दिया कि सपोज यहाँ पे x2 सबसे छोटा है और यहाँ पे xn सबसे बड़ा है सपोज, तो हमसे जो रेंज कह दिया लेट स्मॉलेस्ट लेट लार्जेस्ट, ये होगा। तो मेरे पास रेंज क्या आ जाएगा xn माइनस x2, ये आ जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पे फिलहाल के लिए 25 दिया हुआ है, सपोज हमने ये मान लिया। एंड इफ y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 3x, यानी कि जो y है मेरे पास आ जाएगा कितना 40 प्लस 3x1 कॉमा 40 प्लस 3x2 कॉमा, है ना, जो x के जितने वेरिएबल्स है उसमें उनमें 3 मल्टीप्लाई करके उनमें 40 ऐड कर दिया। ऐसे करते करते कहाँ तक गया 40 प्लस 3 टाइम्स xn, है ना। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा अभी भी यही पे, सबसे बड़ा अभी भी ये है और सबसे छोटा अभी भी यही रहेगा, है ना, क्योंकि सारी वैल्यूज़ बड़ी हैं। सबसे छोटी है तो सबसे छोटी बार ये बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा ये बढ़ेगा, तो इसका रेंज निकाल दो। फिर से रेंज क्या होगा, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, यानी कि 40 प्लस 3xn माइनस 40 माइनस 3x2, तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लोगे तो 3 इंटू xn माइनस x2 आ जाएगा। xn माइनस x2 ऑलरेडी हम यहाँ पे 25 निकाल चुके हैं, तो 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा 75। आंसर आ गया मेरा कि नया रेंज मेरे पास जो है ना, रेंज ऑफ सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशंस ऑन y, तो ये y का ही रेंज हमने कितना निकाल लिया 3 इंटू 25 यानी कि 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ v इज द वेरिएंस एंड m इज द मीन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, तो अगर वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस m स्क्वायर, ये होता है। अब हमसे v प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, v प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी कि ये पूरा है मेरा v और प्लस एम स्क्वायर पूछ रहा है, तो एम स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हमको बेसिकली बस इसकी वैल्यू निकालनी है, विच इज समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, वो कितना हो जाता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 इंटू ये 1 अपॉन एन यहाँ पहले से, तो n n कट जाएगा। यहाँ बचा मेरे को सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे n को क्या रख दो 15, तो आ जाएगा 16 इंटू 31 अपॉन 2 अपॉन 6, सॉरी अपॉन 6, तो यहाँ कटेगा आ जाएगा 3 8, यानी कि 8 इंटू 31 अपॉन 3 जो है मेरा करेक्ट आंसर आएगा 248 अपॉन 3, 248 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 3v, यानी कि पहले 60 किलोमीटर उसने कवर किया, पहले के जो 60 किलोमीटर्स हैं एट अ स्पीड ऑफ 3v, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर दूसरा उसने चालू किया ट्रेवल्स नेक्स्ट 60 किलोमीटर, ट्रेवल्स
नेक्स्ट 60 किलोमीटर एट 2v किलोमीटर पर आवर। एट 2v हमको चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 120 किलोमीटर। टोटल टाइम, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना लगा? 60/3 यानी कि 20/v है ना, ये आपका T1 हो जाएगा। और आपका अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ से T2 निकल आएगा, मतलब इस डिस्टेंस में कितना टाइम लगा, तो T2 आपके पास कितना आ जाएगा? 30/v, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर्स अपॉन टोटल टाइम 20/v प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 30/v, ठीक है। इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा? ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, आवर ऊपर जाएगा, किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 120 अपॉन इंटू v अपॉन 50, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। 2.4v किलोमीटर पर आवर जो है मेरा करेक्ट आंसर आएगा इसका। 2.4v इंटू किलोमीटर सॉरी, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा, यहाँ पे आवर आएगा नीचे ना, तो और तो किलोमीटर पर आवर जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.4v। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लासेस 60 kg, लेट द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70 kg एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 55 kg, व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली इन द क्लास। सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो, हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास बी x एंड लेट नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास बी y। हमसे कह रहे हैं कि टोटल 150 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 60 kg। कहने का मतलब ये है कि जो मीन वेट है पूरी क्लास का, यानी कि मीन ऑफ गर्ल्स प्लस मीन वेट ऑफ बॉयज, या फिर कह दो कि मीन ऑफ टोटल क्लास, मीन ऑफ टोटल कितना हमको दे रखा है? 60 kg ऑफ 150 स्टूडेंट्स। तो टोटल वेट ऑफ द क्लास कितना हो जाएगा? टोटल वेट ऑफ द क्लास वो आपका हो जाएगा 150 इंटू 60, है ना। यानी कि 9,000 जो है मेरा वो टोटल वेट ऑफ द क्लास हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70 kg, यानी कि इस टोटल बॉयज कितने हैं मेरे पास? टोटल वेट ऑफ बॉयज ये कितना हो जाएगा? अपॉन y इज इक्वल टू, हमको दे रखा है 70, तो टोटल वेट ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 70 इंटू वाई। सिमिलरली टोटल वेट ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 55 इंटू एक्स। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा कितना? टोटल वेट ऑफ क्लास, जो कि हमको यहाँ दे रखा है कितना? 9,000। किसके बराबर आएगा? 55x प्लस 70y के बराबर। और ये वाली हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, और एक इक्वेशन हमारे पास पहले से थी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 150 है ना, 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो हमें यहाँ पे x और y ही निकालना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, तो निकाल देते हैं। इसको 55 से मल्टीप्लाई कर दो, 55x प्लस या फिर 70 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा 70x प्लस 70y इज इक्वल्स टू 10500, है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है 55x प्लस 70y इज इक्वल्स टू 9,000। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ से आएगा आपको 15x इक्वल्स टू 0051। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 100। x की वैल्यू आपके पास 100 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास कितनी है? 100, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं मेरे पास? 50, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ 50 और नंबर ऑफ गर्ल्स 100, ठीक है।
नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 50, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 100 तो आंसर कितना हो जाएगा बी। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपने PYQ सीरीज जितनी भी थी मैथमेटिक्स की हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमने 2015 से लेकर 2023 तक के जितने भी अभी तक के PYQs हैं सारे के सारे हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, है ना। अब अपने रेफरेंस के लिए इसको देख सकते हो, अच्छे से इन सभी चीज़ का यूटिलाइज़ करिए। और कम्युनिटी टैब पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए डाले गए हैं, उसको भी प्रैक्टिस करिए। साइड बाय साइड अभी हम 2 दिन में और 4-5 क्वेश्चन और डाल देंगे, उसको प्रैक्टिस करिए। एग्जामिनेशन पास आ रहा है इसलिए फोकस मत लॉस होने दीजिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, इसी इंटरेस्ट और इसी जोश के साथ सॉल्व करते रहिए, एंड तक इसको ले जाइए और एग्जाम में अपना बेस्ट करके आइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।